Welcome to all. We were solving various numericals related to Newton's second law of motion. जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के हैं उनको हमको आज सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इन न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड टाइम ग्राफ of a car is given in figure. The car weighs 1000 kg. ए पार्ट में पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस traveled by the car in the first 2 seconds. सेकेंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स applied at the end of 5 seconds to bring the car to a stop within 1 second. और जो स्पीड टाइम कर्व है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है। स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हुई है और टाइम जो है वो सेकंड्स में दिया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज गिवन इन फिगर। ये स्पीड टाइम ग्राफ है जिसमें स्पीड मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है। द कार वेज 1000 kgs। इस कार का जो मास है वो 1000 kgs दिया हुआ है। तो मास इक्वल टू 1000 kgs। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स। फर्स्ट 2 सेकंड्स में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो हम देख सकते हैं यहां पर इस ग्राफ से कि ओरिजिन से ये कार अपना मोशन स्टार्ट कर रही है और ओरिजिन पर
टाइम इक्वल टू 0 पर जो स्पीड है वो इसकी जीरो यहां पर क्लियर हो रही है, ठीक है। इसके बाद में इसका स्पीड टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो ये इंडिकेट करता है कि इसका स्लोप लगातार कांस्टेंट बना हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ए पॉइंट तक मूव करती है। ए से फिर बी तक इसकी स्पीड लगातार कांस्टेंट बनी है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। और फिर उसके बाद बी पॉइंट से सी पॉइंट तक इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव हो गया है, जिसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो गया है, यानी ये रिटार्ड करती हुई फाइनली जो है वो इसकी स्पीड 0 हो जाती है। यहां से क्लियर हो रहा है स्पीड सी पॉइंट पर 0 है, इसका मतलब फाइनली ये रेस्ट की पोजीशन पे आ जाती है। तो इस तरह से इसका मोशन है। तो ए पार्ट में पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स। तो हम यहां से देख सकते हैं कि 0 से 2 सेकंड्स तक जो कर्व है या जो ग्राफ है वो ओ ए से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ जो भी होता है उसका अगर एरिया निकाल लिया जाता है तो उसके बराबर होती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और क्योंकि ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू देगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, और एरिया अगर हम देखें ओ से लेके ए तक के बीच में जो ग्राफ है वो जो एरिया टोटल कवर कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ या टाइम एक्सिस के साथ में, तो उसको हम लोग यहां पर इस शेडेड रीजन से दिखा सकते हैं, ठीक है। इस शेडेड रीजन का जो एरिया होगा, क्योंकि ये एक शेडेड रीजन एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। अब ये पॉइंट अगर हम लोग सपोज मान लेते हैं कि ये पॉइंट है डी, तो एरिया कितना हो जाएगा ट्राइंगल का, हाफ ऑफ बेस यानी ओडी मल्टीप्लाइड बाय एडी। इसको हाफ ऑफ ओडी, ओडी की वैल्यू 2 है और एडी की जो वैल्यू है वो 15 है। तो यहां से डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू 15 मीटर्स आ जाती है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 15 मीटर्स हो जाएगा, जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है फर्स्ट 2 सेकंड्स में। इसके बाद में बी पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ 5 सेकंड्स। 5 सेकंड्स कहां पर है, यहां पर, यानी इस पॉइंट पर जब टाइम की वैल्यू 5 होती है तो कितना ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई किया गया है जिससे कि कार स्टॉप या स्टेशनरी पोजीशन में आ जाती है 1 सेकंड के अंदर। यहां ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि 5 सेकंड्स पर जो है वो इसका जो स्लोप है इस ग्राफ का वो नेगेटिव हो गया है। इसका मतलब इस पर एक ब्रेकिंग फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स जो है वो एक्ट करना शुरू कर रही है और फाइनली रिटार्ड करते हुए इसकी स्पीड स्लो डाउन होती चली जाती है और फाइनली सी पॉइंट पर आकर के ये स्टेशनरी हो जा रहा है। और कितने समय में ये स्टेशनरी हो रहा है, वो देख सकते हैं कि 5 सेकंड्स पर ब्रेकिंग स्टार्ट हुई है और 6 सेकंड्स पर ये स्टेशनरी पोजीशन में आ गया है। इसका मतलब ये 1 सेकंड के अंदर 5 to 6 सेकंड्स यानी 1 सेकंड के अंदर अंदर ये जो है स्टेशनरी पोजीशन में ये कार आ गई है, ठीक है। और वही चीज पूछी भी है कि कार को स्टेशनरी पोजीशन में लाना है विद इन 1 सेकंड यानी 5 to 6 सेकंड्स के बीच में, ठीक है। तो बताइए कितनी ब्रेकिंग फोर्स जो है वो अप्लाई की जाएगी एट द एंड ऑफ 5 सेकंड्स, यानी इस पॉइंट पर कितनी ब्रेकिंग फोर्स इस पर एक्ट करेगी। तो हम जानते हैं कि फोर्स की अगर वैल्यू निकालनी है हमको तो दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मास की वैल्यू हमें पता है कि 1000 केजीज है और अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें फोर्स मिल जाएगी। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें अगर कैलकुलेट करनी है बी पॉइंट से लेकर के सी पॉइंट के बीच में या फिर बी पॉइंट पर, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ये
लगातार कांस्टेंट है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक लगातार कांस्टेंट बनी हुई है। उसी एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें निकालनी है, उसको मास से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमें फोर्स मिल जाएगी। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें स्लोप निकालना पड़ेगा यहां से। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, और स्लोप कितना हो जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ से? स्लोप की वैल्यू हम देख सकते हैं माइनस साइन के साथ। माइनस साइन के साथ क्यों? क्योंकि ये इसका स्लोप हम देख रहे हैं नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में हुआ करता है। तो यहां से क्लियर है कि अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ये पॉइंट ई है तो बीई डिवाइडेड बाई ईसी, बीई डिवाइडेड बाई ईसी। ठीक है, तो बीई की वैल्यू यहां से क्लियर है कि 15 है, तो माइनस ऑफ 15 डिवाइडेड बाय ईसी की वैल्यू 1 है, तो -15 यहां से स्लोप आ जाता है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी स्लोप के बराबर ही होगी, तो -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स इस पर अप्लाई हो रही है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू को अगर हम यहां ऊपर रख देते हैं तो यहां से फोर्स की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 1000 मल्टीप्लाइड बाय -15 और -15,000 न्यूटन्स। फोर्स भी यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ में आई है, जो ये इंडिकेट कर रही है कि जो बॉडी है उसमें रिटार्डेशन हो रहा है। ये फोर्स जो है वो एक ब्रेकिंग फोर्स है या रिटार्डेशन वाली फोर्स है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है अ कार ऑफ मास 1 metric tons starts from rest and accelerates to a speed of 72 kilometer per hour in 20 seconds. It then moves with a constant velocity for 80 seconds and is brought to rest in next 10 seconds as given in figure. Calculate the force acting on the car from फर्स्ट पार्ट है 0 to 20 seconds,
सेकेंड पार्ट में 20 to 100 सेकेंड्स और थर्ड पार्ट में 100 to 110 सेकेंड्स। और जो ग्राफ दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है। एक्स एक्सिस पे टाइम है सेकंड्स में और वाई एक्सिस पर स्पीड दे रखी है इन किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कार का मास दे रखा है 1 मीट्रिक टन्स। तो मास की वैल्यू है 1 मीट्रिक टन्स। मीट्रिक टन्स को अगर हम केजीज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो आ जाता है 1000 केजीज। 1 मीट्रिक टन में 1000 केजीज होते हैं, ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है और ये एक्सेलरेट करके इसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है 20 सेकेंड्स में। यहां पर हम ग्राफ से भी इस चीज को देख सकते हैं कि इसने रेस्ट की पोजीशन से स्टार्ट किया है इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ में और इसकी स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है कितने सेकंड्स में? 20 सेकंड्स में। इसके बाद में फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है 80 सेकंड्स तक। तो हम देख सकते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के बीच में, यानी कि 100 सेकंड्स तक और 20 सेकंड्स से शुरू होकर के यानी टोटल 80 सेकंड्स के इंटरवल में ये लगातार ए से बी तक इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही है। कितनी रही है? 72 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में ये जो है नेक्स्ट 10 सेकंड्स में इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जा रही है, यानी इस पर कुछ ब्रेकिंग फोर्स या फिर रिटार्डिंग फोर्स एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से बी पॉइंट से शुरू होकर के यानी 100 सेकंड से शुरू होकर के 110 सेकंड्स के बीच में ये फाइनली बॉडी जो है वो रेस्ट की पोजीशन पे आ जा रही है सी पॉइंट तक, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार फ्रॉम 0 to 20 सेकंड्स। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि 0 से 20 सेकंड्स तक कितनी फोर्स इस पर एक्ट कर रही है। तो एक चीज यहाँ पर पहले देखने की है वो ये कि जो ये स्पीड है वो तो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और टाइम जो है वो सेकंड्स में दिया हुआ है। तो हमको क्या करना चाहिए कि ये जो स्पीड है, स्पीड को कन्वर्ट कर लेना चाहिए मीटर पर सेकंड में, जिससे कि ये जो सेकंड है यहाँ पर टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है और यहाँ नीचे जो टाइम का फैक्टर है आवर्स में जो दिया हुआ है वो चीज भी सेकंड्स में हो जाए, दोनों की यूनिट्स यूनिफॉर्म हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे स्पीड की वैल्यू। स्पीड विल बी इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर ए पॉइंट पर, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। तो हम यहाँ पर ग्राफ में इसको अगर किलोमीटर पर आवर न लिख करके मीटर पर सेकंड लिख देते हैं तो यहां पर इसको लिखा जा सकता है 20, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में देखिए 0 to 20 सेकेंड्स फोर्स कितनी एक्ट कर रही है। तो फोर्स की वैल्यू होती है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास है इसका 1000 केजीज और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए स्पीड टाइम ग्राफ से हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाती है। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 1000 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? स्लोप के बराबर। और स्लोप कितना है? AD डिवाइडेड बाय OD। AD डिवाइडेड बाय OD।
ओ पॉइंट से ए पॉइंट के बीच में जहां पूछा गया है, यानी 20 सेकंड्स तक, 0 से 20 सेकंड्स तक, वहां तक जो स्लोप है वो हमारा AD डिवाइडेड बाय OD है। ठीक है, इसको अगर यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं AD और OD की, तो AD की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाय OD की वैल्यू भी 20 है, तो ये 1000 आ जाएगी, 1000 न्यूटन्स की फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पर 1000 न्यूटन्स हो जाएगी फर्स्ट केस में। उसके बाद में सेकंड पार्ट में पूछा गया है 20 सेकंड से लेके 100 सेकंड्स के बीच में। ट्वेंटी सेकेंड्स कहां पर है, यहां पर, और 100 सेकेंड्स यहां पर है, यानी इस टाइम इंटरवल में हमसे फोर्स की वैल्यू पूछी है। तो फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू 1000 kg है, और अगर एक्सेलरेशन देखा जाए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के बीच में लगातार स्पीड की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड बनी हुई है, जो कि कांस्टेंट है। इसलिए इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, यानी कि 20 सेकंड से लेके 100 सेकंड्स तक के बीच में, ये जीरो होगा। तो नेट फोर्स भी इस पर जो एक्ट करेगी वो जीरो हो जाएगी। तो सेकंड केस में जो है फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब हम लोग थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि 100 से 110 सेकंड्स के बीच में फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो थर्ड पार्ट में फोर्स की वैल्यू अगेन मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन होगा। मास 1000 kgs है और एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो 100 से 110 सेकंड्स का मतलब हो गया फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। तो फ्रॉम बी टू सी एक्सेलरेशन की अगर वैल्यू देखेंगे तो स्लोप के बराबर हो जाएगी, और बी से लेके सी तक जो है वो स्लोप लगातार नेगेटिव बना हुआ है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी स्लोप की माइनस ऑफ बीई डिवाइडेड बाय ईसी। बीई डिवाइडेड बाय ईसी। बीई की वैल्यू अगर देखी जाए तो बीई की वैल्यू 20 है, और ईसी की वैल्यू जो है वो 110 माइनस 100 यानी 10 सेकेंड्स है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। नेगेटिव साइन अगेन ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि रिटार्डेशन हुआ है बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट के बीच में, क्योंकि कार ने ब्रेक लगाया होगा जिसकी वजह से वो रेस्ट की पोजीशन पे धीरे धीरे करके 10 सेकेंड्स के अंदर आ जाती है। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को अगर यहाँ रखते हैं तो फोर्स की वैल्यू आ जाती है 1000 मल्टीप्लाइड बाय -2 और -2000 न्यूटन्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। What will be the percentage change in momentum of a body when both its mass and velocity are doubled? ये ए पार्ट है, और बी पार्ट में पूछा गया है अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन्स is required
just to move a table on floor at a constant speed. What is the frictional force exerted by the floor on the table? तो देखिए फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी व्हेन बोथ इट्स मास एंड वेलोसिटी आर डबल्ड। तो क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम पूछा गया है, इसलिए हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, परसेंटेज चेंज ऑफ मोमेंटम ये कितना हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम अगर स्मॉल p फाइनल से डिनोट कर रहे हैं तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? p इनिशियल डिवाइडेड बाय p इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय 100। चेंज इन मोमेंटम और ये नीचे क्या है? ये है इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब देखिए फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम का अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो मास फाइनल मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी फाइनल माइनस मास इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाय मास इनिशियल इनटू वेलोसिटी इनिशियल इनटू 100, ये हो जाएगा। अब यहां पर यह कहा गया है कि इसका मास और वेलोसिटी दोनों डबल्ड कर दिए गए हैं, यानी जो फाइनल मास है वो ट्वाइस हो जाएगा इनिशियल मास के, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अब ये वैल्यूज अगर हम यहां से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो mf और vf की वैल्यूज, तो mf की वैल्यू इधर रखिए, तो mf हो जाएगा ट्वाइस ऑफ mi मल्टीप्लाइड बाय vf हो जाएगा ट्वाइस ऑफ vi माइनस mi इंटू वी डिवाइडेड बाय mi इंटू वी इंटू 100, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4 mi vi माइनस mi vi डिवाइडेड बाय mi इंटू वी इंटू 100 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स mi इंटू वी डिवाइडेड बाय mi इंटू वी इंटू 100, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 300%। इसका मतलब जो परसेंटेज चेंज ऑफ मोमेंटम है उसकी वैल्यू 300% हो जाएगी। इसके बाद जो इसका बी पार्ट पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो बी पार्ट में अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव अ टेबल ऑन अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट स्पीड, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द टेबल। तो इस केस में एक ऑब्जेक्ट है जो एक टेबल है, इसको एक फ्लोर के ऊपर मूव करा जा रहा है, और इस टेबल को इस फ्लोर के ऊपर मूव करने के लिए कांस्टेंट स्पीड के साथ में 200 न्यूटन के फोर्स की जरूरत पड़ती है।
और पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द टेबल। तो जब भी इस टेबल को इस फ्लोर के ऊपर मूव करने की कोशिश करेंगे, सपोज हम कोई फोर्स इस पर एग्जर्ट करते हैं इसको मूव करने के लिए, तो ये जो फ्लोर है क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, तो इसलिए मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट में ये जो फ्लोर है ये इस टेबल पर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मोशन, इस टेबल को किसी फोर्स से हम मूव करने की कोशिश करेंगे राइट डायरेक्शन में, तो ये जो फ्लोर है ये इस टेबल पर लेफ्ट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट करेगा जिसकी वैल्यू स्मॉल एफ है। और यहां पर दिया हुआ है कि जो फोर्स यहां पर अप्लाई की जा रही है वो 200 न्यूटन है, और 200 न्यूटन की जो फोर्स है ये केवल इतनी सफिशिएंट है कि वो इस टेबल को एक कांस्टेंट स्पीड से इस फ्लोर के ऊपर मूव करने की कैपेसिटी रखती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये फोर्स 200 न्यूटन के जस्ट नीचे होती, सपोज 199 न्यूटन होती, तो भी ये जो टेबल है ये इस फ्लोर के ऊपर मूव नहीं कर सकता था, क्योंकि जो ये फ्लोर इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है वो उसको उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए मिनिमम 200 न्यूटन की फोर्स की जरूरत थी होगी, जो कि इसको नहीं मिल रही होगी, इसलिए ये स्टेशनरी पोजीशन में रही होगी। जैसी फोर्स को हम इंक्रीज करके 200 न्यूटन के बराबर ले आएंगे तो फिर ये जो टेबल है ये इस फ्लोर के ऊपर जस्ट मूव करना शुरू कर देगी। यहां पर देखिए जस्ट टू मूव द टेबल लिखा हुआ है। जस्ट का मतलब कि उससे अगर कम फोर्स है, यानी 200 न्यूटन से कम की अगर फोर्स है, सपोज 199 न्यूटन की फोर्स है, तो ये फोर्स इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इस फ्रिक्शनल फोर्स को ये ओवरकम कर पाए और ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहां पर हमसे पूछी हुई है। तो देखिए यहां पर एक चीज क्लियर है कि ये जो फोर्स 200 न्यूटन का एग्जर्ट किया गया है, इससे ये जो टेबल है ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, और हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहां पर अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछें, देखिए फोर्स कितना एक्ट कर रहा है इस टेबल के ऊपर, एक फोर्स 200 न्यूटन राइट साइड पे एक्ट कर रहा है और स्मॉल एफ के बराबर यानी फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर लेफ्ट में कर रहा है। तो अगर नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स जो इस पर लग रहा है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स लगता है उसकी वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो फोर्स नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स की वैल्यू अगर देखें तो 200, और क्योंकि ये फोर्स इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस ऑफ एफ विल बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अब यहां पर देखिए कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के बराबर होता है, और क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो यहां से 200 माइनस एफ विल बी इक्वल टू मास इंटू 0, और यहां से स्मॉल एफ की वैल्यू 200 न्यूटन आ जाएगी। इसका मतलब जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वैल्यू 200 न्यूटन के बराबर है। और अगर हम इसको दूसरे तरह से देखें तो तो ये जो 200 न्यूटन का फोर्स है ये जस्ट सफिशिएंट है इस ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट स्पीड से मूव करने के लिए। इसका मतलब ये 200 का जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ये बैलेंस कर देता है इस फ्रिक्शनल फोर्स को। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी उतनी ही होगी जितना फोर्स यहाँ पे हम एक्सर्ट कर रहे हैं। A hockey ball of mass 200 grams
traveling from west to east at 10 meter per second is struck by a hockey stick. As a result, the ball gets turned back and now has a speed of 5 meter per second. If the ball and hockey stick were in contact for 0.2 seconds, calculate फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल, सेकंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल, और थर्ड फोर्स exerted by the hockey stick on the ball. तो जो ये हॉकी की बॉल है इसका मास है 200 ग्राम्स। इसको अगर केजीज में कन्वर्ट करना होगा तो 0.2 केजीज हो जाएगा। इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, इधर वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये जो मूव कर रही है ये वेस्ट से यानी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, यानी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। इस हॉकी बॉल को एक हॉकी स्टिक से स्ट्राइक किया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से द बॉल गेट्स टर्न बैक, यानी कि इसको यहां कहीं आगे पहुंचने पर स्ट्राइक बैक किया जाता है, यानी इसको हिट किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और ये जो है वापस, सपोज ये इस पॉइंट तक पहुंची है, इसके बाद ये जो है वापस आना शुरू कर देती इस डायरेक्शन में एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द बॉल एंड हॉकी स्टिक वर इन कॉन्टैक्ट फॉर 0.2 सेकेंड्स, यानी जिस टाइम इंटरवल के लिए ये दोनों हॉकी स्टिक और बॉल कांटेक्ट में थे उसकी वैल्यू 0.2 सेकेंड्स दी हुई है। और हमें कैलकुलेट करना है इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल, और थर्ड में फोर्स एक्सर्टेड बाय द हॉकी स्टिक ऑन द बॉल। तो अगर फर्स्ट पार्ट को देखते हैं इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल, तो इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम जिसको हम स्मॉल पी आई से डिनोट कर ले रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। अब हम देख सकते हैं कि इसका जो मास है वो 0.2 केजीज है,
और इसकी वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है, तो यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 kg मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस या जो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, इसको हम लोग पॉजिटिव, तो टेकिंग ईस्ट डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो ईस्ट डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे और वेस्ट डायरेक्शन को हम नेगेटिव साइन के साथ में डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये वेलोसिटी क्योंकि ईस्ट में थी 10 मीटर पर सेकंड, तो हमने इसको प्लस साइन के साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 kg मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इसके बाद फाइनल मोमेंटम अगर हमें निकालना है, फाइनल मोमेंटम यानी P फाइनल दैट विल बी मास इनटू वेलोसिटी फाइनल। मास की वैल्यू 0.2 है, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी फाइनल अगर देखेंगे तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये वेस्ट की तरफ को हो रही है, इसलिए हम इसको नेगेटिव साइन के साथ में डिनोट कर रहे हैं। तो माइनस ऑफ 5, इसकी वैल्यू आ जाती है -1 kg मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम चाहें तो -1 kg मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड इन द वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद बी पार्ट में पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल। हम लोग इनिशियल और फाइनल मोमेंटम यहां पर निकाल चुके हैं, तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू अगर हम देखें तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम हमने देख लिया -1 है और इनिशियल मोमेंटम 2 है, तो इसको अगर हम यहां पे लिख देते हैं P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल मोमेंटम हमने देखा -1 है और इनिशियल मोमेंटम +2 है, तो -+2 या -2 कह लीजिए, डिवाइडेड बाय जो टाइम इंटरवल है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू है 0.2, तो ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये हो जाएगा -15। और अगर इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की यूनिट की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उतना ही होता है जितना एक्सटर्नल फोर्स होता है, और फोर्स की यूनिट न्यूटन्स होती है, तो इसकी यूनिट भी न्यूटन्स में हो जाएगी, तो -15 न्यूटन्स। माइनस साइन ये डिनोट करता है कि इसकी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है या इसका जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो वेस्ट डायरेक्शन में हुआ है। इसके बाद इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में पूछा है फोर्स एक्सर्टेड बाय द हॉकी स्टिक ऑन द बॉल। फोर्स, तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ये जो रेट ऑफ जो चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है इस ऑब्जेक्ट का या इस बॉल का, वो किस लिए हुआ है, क्योंकि उस पर फोर्स एक्सर्ट किया जा गया है। तो फोर्स जो भी इस पर एक्ट कर रहा होगा वो उसकी वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो फोर्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू -15 थी, तो फोर्स की वैल्यू भी -15 न्यूटन्स हो जाएगी। फोर्स भी माइनस साइन के साथ आई है, इसका मतलब फोर्स जो है वो ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ एक्ट कर रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉल्स ऑफ सेम साइज but of different materials that is rubber and iron are kept on smooth floor of a moving train. The brakes are applied suddenly to stop the train. Will the balls start rolling? If so, in which direction? Will they move with the same speed? Give reasons for your answer. तो दो बॉल्स हैं जिनका साइज सेम है, लेकिन ये दोनों बॉल्स जो हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने हैं। एक का मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो रबर है और दूसरा जो है वो आयरन है। ये एक स्मूथ फ्लोर पे रखे हुए हैं एक मूविंग ट्रेन के। तो ट्रेन के अंदर जो सरफेस है उसको हमने स्मूथ माना है, यानी उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। द ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली टू स्टॉप द ट्रेन। ट्रेन जो है वो अचानक रिटार्ड होती है ब्रेक्स के एप्लीकेशन की वजह से। विल द बॉल्स स्टार्ट रोलिंग? पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विल द बॉल्स स्टार्ट रोलिंग, क्या बॉल्स जो है वो मूव करना स्टार्ट करेंगी? अगर करेंगी तो किस डायरेक्शन में, और क्या उनकी स्पीड सेम रहेगी? ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट को अगर देखते हैं, तो जब इन बॉल्स को इस स्मूथ सरफेस पर, ट्रेन के जो स्मूथ सरफेस पे बॉल्स रखी हैं, सपोज ये मान लेते हैं ये रबर की बॉल है और ये आयरन की है। दोनों का जो साइज है वो सेम है। सपोज ये मान लेते हैं कि जो ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी v वेलोसिटी के साथ में। तो जो ट्रेन है वो v वेलोसिटी से स्टार्टिंग में मूव कर रही थी, फिर सडनली ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं और तो देखिए जब ये ट्रेन मूव कर रही थी तब ये दोनों बॉल्स भी इस ट्रेन के फ्लोर के कांटेक्ट में होने की वजह से मोशन की स्टेट में थे। जब जो ये ट्रेन है ये जब ब्रेक अप्लाई करती है तो उस केस में भी ये जो बॉल्स हैं वो अपने इनर्शिया की वजह से मोशन की स्टेट में रहना चाहेंगी, लेकिन क्योंकि ये लगातार इनका जो नीचे का सरफेस है वो ट्रेन के कांटेक्ट में है, तो ये पोर्शन तो इसका रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगा, नीचे वाला पोर्शन। लेकिन जो इसका बाकी का पोर्शन है इस बॉल का, वो लगातार अपना मोशन मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। और ये क्यों होगा? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
इसकी वजह से ये जो ऊपर का पार्ट है ये लगातार मोशन की स्टेट में रहने की टेंडेंसी रखेगा, और नीचे का पार्ट क्योंकि ट्रेन के कांटेक्ट में है तो इसलिए ये पार्ट जो है वो रेस्ट में आ जाएगा। तो इसलिए ओवरऑल ये इफेक्ट होगा कि ये जो बॉल्स हैं ये आगे की डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखेंगी या आगे की तरफ रोल करने की टेंडेंसी रखेंगी। तो पूछा गया है विल द बॉल्स स्टार्ट रोलिंग, तो यस, द बॉल्स will start rolling due to inertia of motion, क्योंकि वो पहले मोशन की स्टेट में थी और उसी स्टेट को बनाए रखने की कोशिश करेगी। सेकंड में पूछा है इफ सो इन विच डायरेक्शन, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं कि ये उसी डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखेंगी जिस डायरेक्शन में स्टार्टिंग में जो ट्रेन है वो मूव कर रही थी। तो इसका मतलब दे विल मूव along the direction of movement of the train या ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। इसके बाद थर्ड पार्ट में पूछा गया है विल दे मूव विद द सेम स्पीड। तो हम लोग जानते हैं कि जो आयरन बॉल है और रबर बॉल है इन दोनों का साइज तो सेम है लेकिन दोनों का जो मासेस हैं वो डिफरेंट होंगे। आयरन बॉल का मास जो है वो ज्यादा होगा, मास ऑफ आयरन बॉल विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ द रबर बॉल। और हम जानते हैं कि जो मास होता है इट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब इनर्शिया दोनों में से किसका ज्यादा होगा? आयरन बॉल का ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। और चूंकि आयरन बॉल का इनर्शिया ज्यादा है इसलिए उसकी स्पीड रबर बॉल से कम होगी। क्यों? क्योंकि उसके मोशन को, जो इसका मोशन अंदर हो रहा है उसको ये आयरन बॉल ज्यादा रेसिस्ट करेगी। तो इसका मतलब वो ज्यादा स्पीड अप नहीं हो पाएगी इन कंपैरिजन टू रबर बॉल। ठीक है, तो हेंस द स्पीड ऑफ आयरन बॉल will be less than the speed of rubber ball। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A water tanker filled up to 2/3 of its height is moving with a uniform speed on sudden application of the brakes, the water in the tank would ए ऑप्शन है मूव बैकवर्ड, बी ऑप्शन में है मूव फॉरवर्ड, सी ऑप्शन में अनअफेक्टेड और डी में
rise upwards. तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सपोज ये एक कंटेनर है या टैंकर है जिसमें कि ये वाटर है और ये 2/3 जो है वो फिल्ड कंडीशन में है। ये जो टैंकर है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो जब तक ये v वेलोसिटी से यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा था तब तक जो इसके अंदर वाटर है उस पर किसी भी तरह का कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था। जो वाटर है वो इसमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही ये जो टैंकर है ये ब्रेक्स अप्लाई करेगा तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये जो v वेलोसिटी जिससे कि वो मूव कर रहे थे उनकी टेंडेंसी होगी कि वो इसी v वेलोसिटी से मूव करते रहें। और जो वाटर इस कंटेनर के बॉटम पर है यानी इस कंटेनर के बॉटम के कांटेक्ट में होगा वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगा और बाकी जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है वो v वेलोसिटी से ही मूव करते रहेंगे। तो ये एज अ रिजल्ट ये जो पानी के जो ये वाटर है ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा या आगे की तरफ मोशन कर जाएगा। ठीक है, तो द वाटर विल मूव फॉरवर्ड। तो बी आंसर हो जाएगा इसका, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। और यहां पर टाइम जो है वो सेकंड्स में दिया हुआ है और डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में है। अब टाइम के साथ में डिस्टेंस की वैल्यूज दे रखी हैं। टाइम 0 पर डिस्टेंस की वैल्यू 0 है, टाइम 1 सेकंड में डिस्टेंस की वैल्यू 1 मीटर है और इस तरह से अलग अलग वैल्यूज जो हैं वो दी हुई हैं यहाँ पर। ए पार्ट में पूछा है व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन। इज इट कांस्टेंट और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और जीरो। और बी पार्ट में पूछा है व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द
फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये दो पार्ट्स पूछे गए हैं यहाँ पर। तो जो डिस्टेंस टाइम टेबल यहाँ पर दिया हुआ है उसमें हम देख सकते हैं कि टाइम इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस 0 है, टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पर डिस्टेंस 1 है, टाइम 2 पर डिस्टेंस की वैल्यू 8 है, टाइम 3 पर 27 है। तो यहाँ से अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाएगा तो हम देख सकते हैं कि जो टाइम यहाँ पर दिया हुआ है उसके क्यूब के बराबर डिस्टेंस की वैल्यूज दी हुई हैं। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, इसी तरह 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब जो है वो 343। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस की वैल्यू है, अगर हम डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं तो डिस्टेंस की वैल्यू टाइम के क्यूब के बराबर हो जाएगी, क्योंकि जब t की वैल्यू 0 है तो डिस्टेंस की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब टाइम हम 1 रखेंगे तो फिर डिस्टेंस की वैल्यू 1 का क्यूब यानी 1 हो जाएगी। जब टाइम की वैल्यू 2 रखी जाएगी तो डिस्टेंस की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो इस तरह से जो भी वैल्यूज यहाँ पर इस टेबल में दी हुई हैं उसको ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब डिस्टेंस की वैल्यू टाइम के क्यूब के इक्वल है। अब हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाती है हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। यहां से हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो a बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर होता है, और जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होती है, तभी ये इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल होती हैं। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन बाई 2 का फैक्टर भी कांस्टेंट होगा, यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी a बाई टू यानी कांस्टेंट इंटू टी स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से यहां पर भी हम देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो टी क्यूब के बराबर में है। इसका मतलब इस केस में एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ये चीज यहां से क्लियर हो जाती है बात कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो यहां पर टी के स्क्वायर के बराबर डिस्टेंस की वैल्यू आई होती, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू टाइम के क्यूब के बराबर आई है। इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम के साथ में इंक्रीज कर रही है। बी पार्ट में पूछा है व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि फोर्स की वैल्यू मास टाइम्स एक्सेलरेशन होती है, तो अगर मास कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का मास अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ में तो फोर्स की वैल्यू भी टाइम के साथ में इंक्रीज करेगी। तो यहां पर फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज विद टाइम। ये चीज क्लियर होती है। ठीक है। इसी के साथ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ मोमेंटम के टॉपिक को कवर करेंगे और साथ में उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।